Hello everyone, welcome again. I am Dr. S. V. Gupta. मॉड्यूल 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 1 में आज का हमारा टॉपिक है मेथड टू फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन। समझ लें आप, मेथड टू फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन। कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होता है वो समझाऊंगा मैं इसमें आपको, और लास्ट वीडियो में मैंने क्या समझाया वो बताऊंगा आपको मैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया हार्मोनिक फंक्शन कैसे प्रूफ किया जाता है, उससे पहले समझाया एनालिटिक फंक्शन कैसे प्रूफ किया जाता है। तो एनालिटिक के लिए आया सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना, हार्मोनिक के लिए आया लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना, और कॉन्जुगेट फंक्शन क्या है इसको मैं इस लेक्चर से डिफाइन करूंगा और इसको निकालना सिखाऊंगा। ये पिछले दो टॉपिक के बारे में मैंने क्यों रिपीट करके बताया, ऐसे ही लास्ट वीडियो में जब मैंने हार्मोनिक बताया तो पहले एनालिटिक को बताया, जस्ट टू रिकॉल यू कि न्यूमेरिकल ऐसे भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आते हैं जिनमें एनालिटिक के साथ साथ हार्मोनिक पूछ ले। तो अगर मैं सिर्फ वीडियो में उतना ही जिक्र करूं जितना मैं लिख रहा हूं, तो उस कंडीशन में तुम सिर्फ उतनी तरह के न्यूमेरिकल ही समझ पाओगे। जबकि मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल अगर बनना है तो 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ हार्मोनिक ही पूछे, जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ एनालिटिक फंक्शन ही निकलवाए, या जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ फाइंड करवाए उसका कॉन्जुगेट फंक्शन। ये न्यूमेरिकल मिक्स भी हो जाते हैं कि हार्मोनिक प्रूफ करो, हार्मोनिक के साथ साथ कॉन्जुगेट भी प्रूफ करो। प्रूफ से मतलब कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड करो, एनालिटिक फंक्शन प्रूफ करो, कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड करो, या एनालिटिक प्रूफ करो साथ में हार्मोनिक भी प्रूफ करो। ये मिक्सिंग में भी चलते हैं न्यूमेरिकल। एक ही न्यूमेरिकल में दो चीजें तीन चीजें पूछ ली जाती हैं। इसीलिए मेरा पिछला रिवीजन रहता है कि जिस वीडियो को मैं पढ़ा रहा होता हूं उससे पहले की वीडियो का मैं थोड़ी सी समरी को आपसे डिस्कस करता हूं, वो कनेक्शन बना रहे, वो कनेक्शन चलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मेथड टू फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन। तो पहले केस 1 समझिए, इसमें कॉन्जुगेट फंक्शन की डेफिनेशन को भी समझ जाएंगे। केस 1 मैंने इसमें कंसीडर किया, इफ u ऑफ एक्स वाई, यानी u कोई फंक्शन एक्स वाई का है, ये हमें मिला है इस गिवन इन द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में u प्लस आई वी के अंदर अगर हमें u गिवन है, ध्यान रखना गिवन पार्ट u इसके अंदर, तो जो रिमेनिंग इसका पार्ट बचा क्या, v, देन v इज कॉल्ड ए कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ u। तो अब तुम्हें एक क्लियर समझ में आ गया कि कॉन्जुगेट फंक्शन क्या है। अगर u गिवन है तो v इज द कॉन्जुगेट फंक्शन, और अगर v गिवन है देन u इज ए कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ v। तो इसलिए दो केस अराइज हो जाते हैं कि न्यूमेरिकल या तो u देगा या v देगा। तो केस 1 मैंने ले लिया u गिवन, और केस 2 फिर मैंने लिया v गिवन। तो दोनों ही केस मैंने डिस्कस कर लिए सो दैट कि तुम्हारे पास क्लियरिटी बनी रहे। तो न्यूमेरिकल में या तो u गिवन है या v गिवन है। तो पहला केस है u गिवन है किसी फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी में, देन v इज कॉल्ड ए कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ u। And to find the value of v, we use velocity potential and CR equation। तो CR equation तो आपने अभी पढ़ रहे हैं आप इस मॉड्यूल के अंदर, आपको पता है CR equation क्या होती है, लेकिन velocity potential आपने मैथमेटिक्स 1 में फाइंड किया है टोटल डेरिवेटिव के अंदर। वहां पे वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मेशन था dv इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल x इंटू dx प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ये वेलोसिटी पोटेंशियल वहां पर आपको सिखाया गया है टोटल डेरिवेटिव के अंदर। और सीआर इक्वेशन इस मॉड्यूल में आप पढ़ रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं कि सीआर इक्वेशन क्या होती है। तो किसी भी गिवन फंक्शन का कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, वन इज वेलोसिटी पोटेंशियल एंड सेकेंड इज सीआर इक्वेशन। अब कैसे मिलेगी, अब उसको समझिए, यानी फॉर्मेशन कैसे बनेगा वी फाइंड करने का।
u अगर गिवन है तो, और इस v को बोलते हैं कॉन्जुगेट फंक्शन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल इज dv इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। तो हमें इतना तो पता है कि अगर हमें राइट साइड की वैल्यूज मिल जाए, किस किस की, डेल वी ओवर डेल एक्स की और डेल वी ओवर डेल वाई की, अगर इन दो डेरिवेटिव की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम उन वैल्यूज को यहां पर रखेंगे और इस पूरी टर्म को यानी वेलोसिटी पोटेंशियल को इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। और यही हमें निकालना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो अभी फिलहाल की कंडीशन तो ये कह रही है कि v तो गिवन है ही नहीं, गिवन तो u है। तो जब u गिवन है तो डेल v ओवर डेल एक्स और डेल v ओवर डेल वाई कैसे निकलेगा, वो तो निकल नहीं सकता। तो हमें फिर दूसरे टॉपिक की हेल्प लेनी पड़ी, दैट इज CR इक्वेशन, क्योंकि CR इक्वेशन कहता है कि डेरिवेटिव की वैल्यू दूसरे फंक्शन के किस डेरिवेटिव के बराबर है। तो वो CR इक्वेशन है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। तो आप वेलोसिटी पोटेंशियल में देखें, डेल वी ओवर डेल एक्स को आप रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई से। और सेम ऐसे ही डेल वी अपॉन डेल वाई रिप्लेस हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स से। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई और यहां पर आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहां जो आपको अब डेरिवेटिव मिला वो u का मिला विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई और u न्यूमेरिकल में गिवन है। तो जो गिवन u है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई मिलेगा और इनकी वैल्यूज को यहां डाल दीजिए वेलोसिटी पोटेंशियल। और जैसे ही वेलोसिटी पोटेंशियल को, अब आप देख लीजिए मैंने पुटिंग की दीज वैल्यूज को CR इक्वेशन की हेल्प से, तो ये बना। और जैसे ही मैंने इसको इंटीग्रेट किया ऑन बोथ साइड तो कॉन्जुगेट फंक्शन क्या मिला हमें, v मिल गया। तो v बराबर हुआ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू ओवर डेल वाई, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, इस फंक्शन को जो निकल कर आए डेरिवेटिव का उसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, लिमिट गिवन नहीं है, राइट। तो ये कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो v ऑफ एक्स वाई का फॉर्मेशन निकालने का ये आपको मिल गया। रटने की जरूरत नहीं है, समझ लेना कंसेप्ट। वेलोसिटी पोटेंशियल सबको पता है, उसको CR इक्वेशन की हेल्प से चेंज किया और फिर इंटीग्रेट कर दिया तो v की वैल्यू निकल जाएगी इफ u इज गिवन। तो ये कंसेप्ट चलेगा। ऐसे ही दूसरा केस ले लिया कि हमें v ऑफ एक्स वाई गिवन है इस फंक्शन में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के, और तो कॉन्जुगेट फंक्शन क्या हुआ, देन इसका जो दूसरा पार्ट है यानी u इज कॉल्ड ए कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ v। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर वेलोसिटी पोटेंशियल और CR इक्वेशन की हेल्प लेनी होगी। तो इस बार हम वेलोसिटी पोटेंशियल क्या ले लेते हैं, इस बार ले लेते हैं डेल यू बाय डेल एक्स। ये du इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल एक्स dx प्लस डेल यू बाय डेल वाई dy। और जैसे मैंने केस 1 में समझाया कि डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू तब निकल पाएगी जब u होगा, और u तो हमें निकालना है क्योंकि v गिवन है, तो CR इक्वेशन यूज करेंगे और डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू ये रख देंगे, डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू ये रख देंगे, तो वेलोसिटी पोटेंशियल हमारी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगी तो ये डेरिवेटिव आप किससे निकाल सकते हैं, v ऑफ एक्स वाई से, जो कि हमें गिवन है न्यूमेरिकल से। इनको रखा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड किया तो u निकालने का ये फॉर्मेशन आ गया। तो इस तरीके से कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड किया जाता है। मेरे हिसाब से अब मैंने दोनों केसेस से आपको क्लियर कर दिया और न्यूमेरिकल से बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल जिनकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, 3 मैंने न्यूमेरिकल लिए हैं, इनको मैं भी सॉल्व करूंगा तो पढ़ के आपको बताता रहूंगा मैं, पहला सवाल क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। लेकिन जो होमवर्क है पहले इसको देख लीजिए आप। होमवर्क न्यूमेरिकल में मैंने टोटल 2 सवाल आपको दिए विद आंसर। पहला सवाल है W कोई फंक्शन है फाई और साई का। अब ये जो फाई और साई हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, जहां फाई जो है वो पोटेंशियल फंक्शन है और साई क्या है, स्ट्रीम फंक्शन। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होते हैं, जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कर रहे होते हैं
वो आगे की टाइम में जब अपने सिलेबस को आगे जब वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में होंगे तो वहां पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मोड आएगा इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में। तो उसकी जो फॉर्म है, जो फंक्शन है, वो होता है W इक्वल्स टू फाई प्लस आई साई, जहां फाई पोटेंशियल फंक्शन है और साई स्ट्रीम फंक्शन है। तो हमें एक फंक्शन दिया गया स्ट्रीम फंक्शन और हमसे पूछेगा पोटेंशियल फंक्शन निकालिए, या पोटेंशियल फंक्शन देके पूछेगा स्ट्रीम फंक्शन निकालिए। तो वहां पर हमें यही कंसेप्ट यूज करना है कॉन्जुगेट फंक्शन का। तो मैंने ये एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल डाला है, एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब होता है जिसमें हम सर्किट या किसी उस पर बेस्ड रियल फॉर्म वैल्यूज को हम यूज करते हैं। दूसरे सवाल में मैंने लिया है, इसका आंसर ये है, जब आप फाई निकाल देंगे तो प्रूव दैट यू ये फंक्शन है हार्मोनिक, प्रूफ करो। फिर उसके बाद लिखा है फाइंड ए फंक्शन वी, इसका कॉन्जुगेट निकालो, यानी पहले हार्मोनिक इसको प्रूफ करो, फिर इसका कॉन्जुगेट फंक्शन वी निकालो, और जब वी निकल जाए और यू आपके पास है, एफ जेड में पुट करो यू और वी की वैल्यू, ठीक, सच दैट ये एनालिटिक हो जाएगा। और जो एफ जेड आप निकालें वो इन टर्म्स ऑफ जेड निकालें, यानी अभी तो एक्स वाई में रखेंगे जब पुटिंग होगी, फिर एक्स वाई को रिप्लेस करते हैं जेड से, और आप जेड जानते हैं क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। तो जहां पर भी एक्स प्लस आई वाई बनेगा उसकी जगह जेड रख देंगे। तो पहला हार्मोनिक प्रूफ करना है, तो ये हार्मोनिक की कंडीशन, कॉन्जुगेट फंक्शन वी निकालना है, ये इसका आंसर आएगा, और फिर यू और वी की वैल्यू को एफ जेड में रख देंगे, तो उसको एफ जेड को जेड की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसका आंसर ये है। तो ये एक ही सवाल में तीन चीजें आ रही हैं, और इन्हीं चीजों को मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि ये मिक्सिंग होगी। तो आगे इस सवाल में हार्मोनिक भी प्रूफ करना है और कॉन्जुगेट भी निकालना है, और साथ में ऐड कर दिया कि एफ जेड को कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ जेड। अब जरा मैं जो सवाल सॉल्व करूंगा इनको समझिए। मैंने दिया फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज दिस। यहां मैंने यू और वी जिक्र नहीं किया, ये सवाल कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से एग्जाम में आया, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट। अब जरा कोई एनालिटिक फंक्शन आप अगर कंसीडर करें तो एनालिटिक फंक्शन होता है एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। अब इस u प्लस आई वी में u इज द रियल पार्ट, होगा नहीं होगा, एंड v इज द इमेजिनरी पार्ट। तो अब जरा सवाल को पढ़ना, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट यानी v, इसको निकालिए, हुज रियल पार्ट इज यानी u इज दिस वन। ऐसे सवाल दे दिया जाता है, तो इसको भी सॉल्व करूंगा मैं। An electrostatic field in xy plane is given by potential function। अब देखिए ये जो सवाल मैंने यहां दिया है W इलेक्ट्रिसिटी फील्ड का फाई प्लस आई साई, तो पोटेंशियल एनर्जी फाई तो दी हुई है, क्या पूछ रहा है आपसे, स्ट्रीम फंक्शन साई पूछ रहा है। तीसरा सवाल पोलर फॉर्म में दिया है मैंने, एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी, जहां यू और वी आर थीटा के फंक्शन है, बी एन एनालिटिक फंक्शन and u equals to this one, then construct the corresponding analytic function fz in terms of z। तो कंस्ट्रक्ट करना है fz को, और fz होता है u प्लस आई वी। u हमें गिवन है, जब तक v नहीं निकलेगा तब तक fz कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, नहीं होगा। तो बिना लिखे कि कंस्ट्रक्ट करो, कॉन्जुगेट निकालो, ये लाइन लिख देना ही सफिशिएंट है कि पहले v निकालिए और u और v की वैल्यू को रखकर fz निकालिए इन टर्म्स ऑफ z। तो तीनों सवाल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ये न्यूमेरिकल पोर्शन जो मैंने इसमें डाला है बहुत अच्छा सवाल है इसमें सारे, ये तीनों सवाल और ये दोनों सवाल बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है। अब आते हैं इनके सोल्यूशन पर। तो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट में मैं पहले ये लिख देता हूं, मैं सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, लेट एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, वेयर u is the real part of fz and v is the imaginary part of fz। तो अब सवाल की जब लैंग्वेज को पढ़ा मैंने तो u गिवन है हमें, रियल पार्ट इज गिवन, तो रियल पार्ट
जिसको हम बोल रहे हैं u, ये हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस 3x² माइनस 3y², ये हमें दिया गया, ठीक। और हमें v निकालना है एंड फाइंड v। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको 1 मानकर जो भी गिवन फंक्शन है हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया और वैल्यू निकाली। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो डेल u अपॉन डेल x 3x² माइनस 3y² प्लस 6x। सेम ऐसे ही डेल u अपॉन डेल y निकाला, माइनस का 6xy माइनस का 6y, डन। और जब ये निकाल दिया आपने दोनों का, तो आपने लिखा वी नो दैट u गिवन है तो केस 1 यूज करना है, राइट ना, ये केस 1। तो वी नो दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल इज dv equals to del v upon del x into dx plus del v upon del y into dy, ठीक। एंड CR इक्वेशन इज del u upon del x is equal to del v upon del y and del u upon del y is equal to minus del v upon del x। तो मैंने इस फॉर्म में, यानी इसको अगर मैं कहता हूँ सेकेंड, तो सेकेंड से मैंने चेंज कर दिया फ्रॉम सेकेंड dv इक्वल्स टू डेल v ओवर डेल x की जगह रख सकता हूं मैं माइनस डेल u अपॉन डेल y ऑफ dx, और डेल v अपॉन डेल y की जगह रख सकता हूं डेल u बाई डेल x प्लस डेल u बाई डेल x इंटू dy। अब ये जो डेरिवेटिव मैंने फाइंड किए इनकी वैल्यू को रखा, तो डेल u अपॉन डेल y बराबर है माइनस ऑफ दिस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 6xy प्लस 6y, 6xy प्लस 6y ऑफ dx, और डेल u बाई डेल x की वैल्यू है 3x² माइनस 3y² 3x² माइनस 3y² प्लस 6x ऑफ dy। dv की वैल्यू ये आ गई। फिर आपने लिखा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। मैंने किसी का रेस्पेक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी आपके सामने डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेट ही करेंगे, तो डेरिवेटिव जिस वेरिएबल का है बाकी सब कांस्टेंट होगा, उसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो लेफ्ट में तो आया v, राइट में जब इंटीग्रेशन लगा तो वो आपका आया x के रिस्पेक्ट में है, तो x के रिस्पेक्ट में है 6y कांस्टेंट हो गया, तो ये आया x²/2, तो ये आया 3x²y, 6y कांस्टेंट 1 का इंटीग्रल x, तो आपका आ गया प्लस 6xy। यहाँ आए y के रिस्पेक्ट में करना है, प्लस 3x² 1 का इंटीग्रल y का y के रिस्पेक्ट में करना है तो y³/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, माइनस y³ और 6x का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये कांस्टेंट है 1 का इंटीग्रल y प्लस 6xy, तो 6xy और 6xy 12 हो गया, 3x²y 3x²y 9 हो गया, तो ये आपको मिला, 6 हो गया, तो 6x² प्लस 12xy माइनस y³, और ये प्लस कांस्टेंट अपनी तरफ से ऐड करोगे c, तो v आपको कॉन्जुगेट फंक्शन ये मिल गया। इस तरीके से आपको फाइंड करना है कॉन्जुगेट फंक्शन। ध्यान रखें इंटीग्रल का सबको रूल पता है,
कि जब इंटीग्रेटिंग करेंगे तो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होता है वो वेरीज फॉर्म में होता है, रेस्ट अदर आर कांस्टेंट। तो अगर x के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रल कर रहे हो तो y या कांस्टेंट टर्म बाहर हो गई, सिर्फ x का करना है। तो या तो सोलो x है या x स्क्वायर है या y स्क्वायर है, जैसी भी टर्म है उसका इंटीग्रेशन कर दो आप और कांस्टेंट अपनी तरफ से ऐड कर दो। तो इस तरीके से हमने पहला सवाल सॉल्व किया। ऐसे फाइंड किया जाता है कॉन्जुगेट फंक्शन। अब जरा दूसरे सवाल को पढ़ते हैं। An electrostatic field in the xy plane is given by potential function this. Find the stream function. Let solution of second. Let W equals to phi plus I psi be the complex potential in इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने पहले लेट कर लिया। वेयर डिफाइन कर दिया। फाई इज द पोटेंशियल फंक्शन एंड साई इज द स्ट्रीम फंक्शन। ठीक, तो अब हमें गिवन क्या है न्यूमेरिकल में? पोटेंशियल फंक्शन। नाउ वी हैव पोटेंशियल फंक्शन जिसको आप डिनोट कर रहे हैं फाई से। ये हमें गिवन है कितना? 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और हमें फाइंड करना है स्ट्रीम फंक्शन। तो इसको तो मैंने माना अपन, यानी साई को फाइंड करना है हमें। तो पहले मैंने डिफरेंशिएट किया पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो डेल फाई अपॉन डेल x ये मिला मुझे 6xy एंड डेल फाई अपॉन डेल y ये मुझे मिला 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। उसके बाद वी नो दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल इज, क्योंकि ये फाई और साई में है तो डी फाई हमें जो निकालना है वो निकालना है स्ट्रीम फंक्शन। तो डी साई इज इक्वल टू डेल साई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ठीक, यूजिंग सी आर इक्वेशन, यूजिंग सी आर इक्वेशन डी फाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल वाई डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी वाई। ये मैंने सी आर इक्वेशन की हेल्प से चेंज कर दिया। यहाँ चाहूँ तो सी आर इक्वेशन को लिख के दिखा देता हूँ मैं। डेल फाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साई ओवर डेल वाई एंड डेल फाई ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल साई ओवर डेल एक्स। ये होती है सी आर इक्वेशन फाई और साई में। तो ये हमने चेंज कर दिया, साई वाला जितना भी है उसे फाई में कन्वर्ट कर दिया इसकी हेल्प से, तो वो ये बन गया। ये इसलिए बना है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है, हम डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं। अब इनकी वैल्यू को जैसे ही मैंने रखा तो डी साई ये निकल कर आया, माइनस ऑफ दिस करना है तो 3y स्क्वायर, उल्टा लिख दूँ इसको भाई, माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे इसमें तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर ऑफ डी एक्स प्लस 6xy ऑफ dy। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ लेफ्ट में तो आ गया साई, राइट में x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आ रहा है 3y स्क्वायर x, दूसरी टर्म में 3x स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस का x क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, x क्यूब
प्लस इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और 2 से 6 जाएगा 3 टाइम, तो 3xy²। ठीक है, प्लस c कांस्टेंट अपनी तरफ से ऐड कर दिया, तो आपने देखा 3xy² प्लस 3xy², ये आ गया आपका साई इक्वल्स टू 6xy² माइनस x³ प्लस c। ये कहलाता है स्ट्रिंग फंक्शन, और इसके साथ ही आपका हो गया आंसर। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट फंक्शन। इस तरीके से ये निकाला जाता है, राइट। अब जरा न्यूमेरिकल नंबर 3 पर आते हैं। होपफुली क्लियर समझ में आ रहा होगा आपके कैसे निकालते हैं कॉन्जुगेट फंक्शन। तीसरा सवाल है कि इस बार फंक्शन u और iv का r थीटा में है, पोलर फॉर्म में है, एनालिटिक है, u गिवन है, फंक्शन पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ z। क्लियर है? सवाल को पढ़ लीजिए। देन कंस्ट्रक्ट द कोरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। तो ये एफ जेड तो तब बनेगा जब u प्लस आई वी आपके पास हो। तो u तो गिवन है आर थीटा में, जब तक v नहीं निकलेगा तब तक एफ जेड नहीं बनेगा। तो पहले v निकालना है फिर एफ जेड बनाना है। तो सोल्यूशन ऑफ 3 में सोल्यूशन ऑफ 3 में गिवन है u ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू माइनस r³ साइन 3 थीटा। इसको जब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो डेल u अपॉन डेल r ये आपको मिला -3r² साइन 3 थीटा, और डेल u अपॉन डेल थीटा ये आपको मिला -3r³ cos 3 थीटा। r³ एज इट इज, साइन 3 थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos 3 थीटा इंटू 3, तो ये आपको मिल गया। उसके बाद आप ये जानते हैं, वी नो दैट, हमें v निकालना है, तो dv इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल y इंटू डी वाई। अब शॉर्ट में चल रहा हूं मैं, CR इक्वेशन की हेल्प से आपने इसको चेंज किया, तो जो आया, पर ये तो पोलर फॉर्म में है ना, राइट। x और y तो होगी नहीं क्योंकि ये पोलर फॉर्म में। तो dv का फॉर्मेशन क्या हुआ पोलर फॉर्म में, डेल v अपॉन डेल r इंटू डी आर प्लस डेल v अपॉन डेल थीटा इंटू डी थीटा, पोलर फॉर्म में। ये है वेलोसिटी, पोटेंशियल इन पोलर फॉर्म। तो आपके पास CR इक्वेशन यूज करनी है, और CR इक्वेशन पोलर फॉर्म की भी मैंने आपको बताई है, याद है या नहीं है किसी को? पोलर फॉर्म में CR इक्वेशन क्या होती थी? CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, नहीं याद है? उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए। CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म ये होती हैं डेल u अपॉन डेल r इज इक्वल टू 1 अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा, एंड डेल u अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस r डेल v अपॉन डेल r। अब मुझे पुटिंग किसकी करनी है? डेल v अपॉन डेल r की करनी है। तो यहां से डेल v अपॉन डेल r क्या हो गया? यहां से डेल v अपॉन डेल r की वैल्यू आ गई -1 अपॉन r डेल u अपॉन डेल थीटा, और यहाँ से डेल v अपॉन डेल थीटा की वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई r डेल u अपॉन डेल r। ये दोनों वैल्यू जो बॉक्स में बंद कर रहा हूँ मैं, ये इसमें पुट कर दीजिए, ठीक। तो अब पुटिंग का काम बचा है, आपने इसमें पुट किया तो ये आपको मिल रहा है dv इक्वल्स टू -1 अपॉन r डेल u बाई डेल थीटा इंटू डी आर प्लस r डेल u बाई डेल r इंटू डेल डी थीटा। ये डी इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, वैल्यू चाहे वैल्यू भी रख देते पहले, तब इंटीग्रेट कर देंगे, पहले वैल्यू रखिए। तो dv इक्वल्स टू -1 अपॉन r डेल u बाई डेल थीटा, ये है माइनस का 3r³ cos 3 थीटा,
-3r³ cos 3 थीटा, इस पूरे को करना है r के रेस्पेक्ट में, प्लस r इंटू डेल यू बाई डेल आर की वैल्यू है -3r² साइन 3 थीटा, -3r² साइन 3 थीटा, इसको करना है थीटा के रेस्पेक्ट में। तो सिंप्लीफिकेशन किया, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 आया, r से r कैंसिल, r² हो गया, cos 3 थीटा हो गया r के रेस्पेक्ट में। इसको किया तो माइनस का 3r³ साइन 3 थीटा डी थीटा, ये आपके पास आ गया। ठीक है, 3r² cos 3 थीटा और 3r³ साइन 3 थीटा। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन v इज इक्वल टू, ये पूरा इंटीग्रेशन किसका है, r³ cos 3 थीटा। अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखिए अब कैसे, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो r³ फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कॉस का होता है माइनस साइन और फिर अंदर की वैल्यू का 3। तो जब सेकेंड का कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में तो डी थीटा हो गया। ऐसे ही जब फर्स्ट का करेंगे आप r के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का आ गया 3r²। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं d ऑफ r³ cos 3 थीटा, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो जैसा जिसका डिफरेंशिएशन होगा वैसा उसका रेस्पेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकेंड अप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी पूरी टर्म, और जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये d कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा v इक्वल्स टू r³ cos 3 थीटा प्लस कॉन्स्टेंट c। डन। तो ये आया v निकलकर। अब fz, नाउ fz होता है u प्लस iv। u आपको न्यूमेरिकल में दिया है -r³ साइन 3 थीटा, और iv यानी प्लस आयोटा, और v की वैल्यू है r³ cos 3 थीटा प्लस c। ठीक, तो क्या मिला, -r³ साइन 3 थीटा प्लस ir³ cos 3 थीटा प्लस ic। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है, इसको पहले लिख देता हूं मैं, इसको लिख सकते हो आप i² -1 होता है ना, i² r³ साइन 3 थीटा, और यहां आया प्लस ir³ cos 3 थीटा प्लस ic। अब इन दोनों में कॉमन है ir³, तो क्या बचा, पहले मैंने इसको लिख दिया cos 3 थीटा, और यहां बचा प्लस i साइन 3 थीटा प्लस ic। और cos 3 थीटा प्लस i साइन 3 थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फॉर्म, i r³ e टू द पावर i3 थीटा प्लस ic। ठीक, जिसको आप लिख सकते हो r e टू द पावर i थीटा की पावर 3 लिख सकते हो इस पूरी टर्म को, प्लस ic। तो आपको ये मिला, rz होता है, रोटेशन फॉर्म में मैंने लिखवाया है r e टू द पावर i थीटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये आ गया आपका iz³ प्लस ic fz। तो ये fz की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ z। अगर ये इन टर्म्स ऑफ z नहीं लिखा होता तो हमारा आंसर तो यही आ गया था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ z किया है, तो इसका मतलब हमें इसमें कुछ कॉमन करना है, कुछ मल्टीप्लाई करनी है, जिससे कि ये या तो x प्लस iy बने या cos थीटा प्लस i साइन थीटा बने, पोलर फॉर्म में आए या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आए, लेकिन लाना हमें इन टर्म्स ऑफ z में है कन्वर्ट करके। तो ये हुआ इन टर्म्स ऑफ z इसका आंसर। तो आप देखिए एक ही सवाल में 3 पार्ट आ गए। पहले आपने u से डिफरेंशिएट किया, v निकाला, और जब v निकल गया तो v को और u को पुट करके आपने fz बनाया। तो न्यूमेरिकल इस तरीके से ये मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको कॉन्जुगेट ऑफ ए फंक्शन फाइंड करने के तीनों सवाल मैंने आपको कराए। 2 सवाल आपको दिए हैं,
एक में स्ट्रीम फंक्शन दिया है, पोटेंशियल निकालना है, फाई निकालना है, और दूसरे में यू दिया है, यू को पहले हार्मोनिक प्रूफ करना है, फिर इसका कॉन्जुगेट फंक्शन वी निकालना है, और फिर यू और वी की वैल्यू को इसमें पुट करके इन टर्म्स ऑफ जेड आंसर लाना है जो आपके सामने लिखा हुआ है। कीजिएगा कोशिश, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है उसका थोड़ा सा जिक्र मैं कर दूं यहां से समझाते हुए, इस सवाल से समझाते हुए। तीसरे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में एफ जेड आपने निकालना सीखा। यू दिया है, आप ऐसे समझना है इसको, यू दिया है और डायरेक्ट आपसे एफ जेड पूछ रहा है, वो भी इन टर्म्स ऑफ जेड। बीच के पॉइंट को वो खा गया, नहीं पूछा। हम जानते हैं कि एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी होता है, तो जब तक वी नहीं निकलेगा तब तक एफ जेड फाइंड नहीं होगा। तो डेफिनेटली हमें पहले वी निकालना है और वी को ही कॉन्जुगेट ऑफ यू कहा गया। तो आप इस तीसरे सवाल से ये समझ पा रहे हैं कि एक पार्ट गिवन है फंक्शन का, या तो यू या वी, और सीधे एफ जेड पूछ रहा है, उस एनालिटिक फंक्शन को पूछ रहा है, और वो भी इन टर्म्स ऑफ जेड। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार इतना सिंपल आ जाए जितना सिंपल ये वाला सवाल आया कि इजीली कन्वर्ट हो गया, जरूरी नहीं है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी है एफ जेड को इन टर्म्स ऑफ जेड में लाना। आई रिपीट वन मोर टाइम कि ये थोड़ा सा टफ पोर्शन है, एफ जेड को फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ जेड। और दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, एक फंक्शन गिवन है और डायरेक्ट फाइंड करना है एफ जेड। तो जब तक दूसरा फंक्शन वी नहीं पता होगा, या वी गिवन है यू नहीं पता होगा, आप डायरेक्ट एफ जेड नहीं निकाल सकते, तो कॉन्जुगेट भी करना होगा। तो न्यूमेरिकल लंबा भी हुआ और साथ में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। ये लंबा होना और कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना, यानी लंबे वाले पार्ट को छोटा करना और कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म कर देना, ये पार्ट अगले टॉपिक में आप सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।